हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। हम बात कर रहे हैं ICT सीरीज़ में एक नए टॉपिक की और वो है इंटरनेट। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। आसान किस सेंस में? तो लगभग किसी भी फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट का उपयोग करके आप चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, आसान तरीके से या रेफरेंस के तौर पर उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है वो उसके आप एडवांटेज भी देखते हैं और कहीं न कहीं उसके आप डिसएडवांटेज भी देखते हैं। एडवांटेज के बारे में भी बात होगी और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात होगी और बात होगी इस टॉपिक पर कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेट जो है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। शुरुआत से अगर शुरू करें तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म होता क्या है? तो आप याद रखिएगा, इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अब ये इंटरनेशनल नेटवर्क नाम से ही आइडिया लग रहा है कि यार वर्ल्ड वाइड चीज़ों को कनेक्टिविटी करना एक तरीके का इंटरनेट है। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड हो ये ज़रूरी नहीं है, ये इंटरनेशनल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके नाम से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को या मल्टीपल सिस्टम को आप एक नेटवर्क के माध्यम से आप जोड़ेंगे और उनके साथ में कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ पर ये जो नेटवर्क इस्टेब्लिश हो रहा है उसी को आप क्या बोलते हैं? आप इंटरनेट बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नोड को, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में जोड़ना एक नेटवर्क कहलाता है और वही इंटरनेट होता है। इंटरनेट का सबसे पुराना नाम, कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि सर इंटरनेट का पुराना नाम क्या है, या इंटरनेट का जो ओल्डेस्ट नेम है वो आखिर है क्या? तो सबसे पहले इंटरनेट जो था वो किस नाम से जाना गया? उसको हमने बोला अर्पानेट। अर्पानेट जो है वो US आर्मी के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि अर्पानेट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1969। ये दो तीन चीज़ें आप इसमें जरूर याद रखिए कि सबसे पहला नाम इसका अर्पानेट है, बाद में चेंज हुआ, फिर बाद में जाकर वो टेलनेट हुआ, देन इंटरनेट हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पुराना नाम जो है वो 1969 में आप याद रखिए और उसको इंटरनेट बोला गया, थ्रू विच द ऑल कंप्यूटर्स कुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर, बट बाय 1980 इट नेम हैड कम इंटरनेट। 1969 में अगर हम बात करें तो एक अर्पानेट नेटवर्क की शुरुआत की गई। सामान्य तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि US आर्मी के लिए इस नेटवर्क जो है उसको एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। और 1969 के बाद में 1980 अगर आप वहाँ देखते हैं तो इस अर्पानेट को फिर क्या बोल दिया गया? इसको बोला गया कि ये इंटरनेट है। और इंटरनेट का नाम कब पड़ा तो आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप जरूर याद रखें कि 1980 में अर्पानेट के बाद में इसको इंटरनेट बोला गया है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की खोज, तो ये दो नाम आप जरूर याद रखें। अगर आप इंटरनेट को देख रहे हैं तो दो व्यक्ति के नाम आपको पता होने चाहिए। एक व्यक्ति जिनका नाम है विंटसर्फ और दूसरे व्यक्ति नाम है बॉब खान, राइट। ये दो व्यक्तियों के नाम आप जरूर याद रखें। एक हैं विंडसर्फ और दूसरे व्यक्ति हैं बॉब खान। अब ये बॉब खान कौन? तो बॉब खान का जो नाम है वो है रॉबर्ट एलियट खान। तो इंटरनेट के जनक की अगर हम बात करें या इंटरनेट की अगर हम बात करें तो दो व्यक्तियों को क्रेडिट जाता है। हालांकि उसमें से ज़्यादा फेमस जो है वो विंडसर्फ है, और आपको नाम जो मिलेगा आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जगहों में विंडसर्फ का ही नाम जो है वो देखा जाएगा। तो आप दो नाम याद रखिए। दो नाम कौन कौन से? विंडसर्फ और बॉब खान। बॉब खान को रॉबर्ट एलियट खान जो है उन्हीं को बॉब खान के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की खोज जो है वो किसने की? वो विंडसर्फ और बॉब खान ने की थी, जिन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल का भी विकास किया था। अब ये TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है? ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल आखिर ये है क्या? तो अभी मैं थोड़ी देर में इसके बारे में बात करता हूँ। तो आप यहाँ पर इसमें कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपसे बन गए कि अर्पानेट सबसे पुराना नेटवर्क जो है वो कौन सा है? वो अर्पानेट है। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1969 में। और लगभग 1980 में पहुँचने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो इस नेटवर्क का नाम जो है वो क्या हो गया? वो इंटरनेट हो गया, राइट। दूसरा आप याद रखिए कि इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेट की खोज की किसने, इंटरनेट की जो शुरुआत है वो की किसने, तो इंटरनेट की खोज का श्रेय जो है वो दो व्यक्तियों को जाता है। एक है बॉब खान और एक है विंडसर्फ। बॉब खान को रॉबर्ट एलियट खान के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि सर ये TCP/IP क्या है? तो
पहले हो क्या रहा था कि जब इंटरनेट, जब ARPANET की अगर हम बात करें ना, तो ARPANET जो था वो क्या था, सिर्फ कुछ लिमिटेड एरिया के लिए चीज़ें जो हैं वो कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई थी। मेनली ये यूएस आर्मी के लिए डेवलप किया गया था। बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब सभी लोगों के लिए ओपन फॉर ऑल की कंडीशन हो गई, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो किन नियमों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, उससे संबंधित नियम बनाए गए। और वो जो नियम हुए वही क्या हुए, प्रोटोकॉल हुए। और प्रोटोकॉल में TCP/IP जो है वो इंटरनेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट सर्विस वर लॉन्च्ड इन इंडिया। अगर हम भारत के सेंस में बात करें, अगर हम इंडिया की सेंस में बात करते हैं कि इंडिया में कब शुरुआत हुई, इंडिया में किस तरीके से इंटरनेट की शुरुआत हुई, कब से हुई, क्या हुआ, उसके बारे में देखिए। तो इंटरनेट की शुरुआत की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। एक कंपनी है, मे भी आपने सुना होगा इसका नाम, आप BSNL जानते होंगे, तो उससे पहले VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, राइट। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक कंपनी थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसने 15 अगस्त 1995 को इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत की थी, राइट। और 95 के बाद लगभग 3 सालों के बाद भारत सरकार ने इस सुविधा को, इस इंटरनेट को सभी के लिए, मतलब निजी ऑपरेटरों के लिए भी ओपन कर दिया था, सभी के लिए खोल दिया था। तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक आपकी इंडिपेंडेंस की डेट है और ईयर जो उसमें आप याद रखेंगे वो 1995 है। कंपनी का नाम VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। तो इंडिया में कब से शुरुआत हुई, तो 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट की अगर बात करें तो इन्वेंटेड फॉर द US आर्मी, ठीक। तो ARPANET जो नाम मैं आपको बता रहा था, जो स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि सबसे पुराना नाम इसका क्या है, ARPANET है। तो ARPANEट किसके लिए डेवलप किया गया था, किसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा, वो US आर्मी के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में ये रखना है कि 1969 में जो ARPANET नेटवर्क को बनाया गया था, वो शुरुआत में कितने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके जोड़ा गया था, कनेक्ट करके इस्टेब्लिश किया गया था। तो याद रखना है कि जो ARPANET है उसमें आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। स्टार्टिंग में 4 कंप्यूटर दिखेंगे, राइट। उसके बाद आप देखो 1969 में आपको क्या दिखता है, 4 कंप्यूटर को जोड़कर। फिर आपको दिखता है 1972 में आप इसी को देखिए, यहाँ पर 4 की जगह सिस्टम या नोड आ जाते हैं 37, राइट। और 1974 में ARPANET को सभी सामान्य लोगों के लिए खोल दिया गया। 1974 ARPANET ओपन फॉर ऑल, और यहाँ पर उसको बोल दिया टेलनेट, राइट। तो यहाँ याद क्या रखना है, बोले कि सर 1969 में ARPANET की शुरुआत होती है। 1974 में अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखिए इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। 3 नाम इंटरनेट से जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1969 जो स्टार्टिंग का दौर था, यहां पर बोला जाता है ARPANET, राइट। अभी आपने क्या देखा कि ARPANET का नाम जो है 1969 में 4 कंप्यूटर को जोड़कर बना, 1974 में 37 और 72 में 37, और 1972 जब इसको ओपन फॉर ऑल कर दिया गया तब वहां पर चीजें किस प्रकार की दिखी। तो 1974 में जब ये ओपन फॉर ऑल की कंडीशन थी तब इसको एक नाम दिया गया जिसको बोला गया टेलनेट। और 1974 के बाद 1980 को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हुआ और यहीं से ये कहलाने लगा है इंटरनेट। तो यहाँ आपको ये 3 ईयर याद रखने हैं और ये 3 नाम याद रखने हैं। तो 1969 ARPANET है, 1974 टेलनेट और 1980 से ये इंटरनेट कहलाने लगा है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये US आर्मी के लिए बनाया गया था। 72 में सिस्टम जो है, नोड जो है वो और ज़्यादा जुड़े, और 74 में इसका नाम जो है वो चेंज हो गया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। व्हेन द इंटरनेट वाज स्टार्टेड फॉर अ कॉमन पीपल, सम रूल्स वर आल्सो मेड फॉर इट। दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल विच वॉज नेम्ड TCP/IP। मैंने आपको बता ही दिया है कि जब इंटरनेट जो है वो सभी लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए चालू कर दिया गया, तो उनसे संबंधित या इंटरनेट से
से संबंधित कुछ नियम बनाए गए, कुछ रूल बनाए गए। अब वो किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, उससे संबंधित जो रूल बने, उस रूल को प्रोटोकॉल बोला गया और वो प्रोटोकॉल को नाम दिया गया क्या, TCP/IP। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, अगर आप इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो आपको TCP/IP पता होना चाहिए। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट की अगर मैं एक तरीके से प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूं या लाभ की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं आपसे भी लाभ का पूछता हूं तो आप अलग अलग पॉइंट मुझे गिना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ के साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि इंटरनेट की कुछ हानि भी हो सकती है। क्या हो सकती हैं, आज के टाइम पर आप अपने आसपास ही इन चीज़ों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं लाभ की बात करता हूं, अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अलाउ इजी कॉन्टेक्ट विथ अदर पीपल, राइट। कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। आप एक जगह पर बैठकर अपने प्लेस से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से कनेक्टिविटी आप विद इन अ सेकेंड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट के जरिए। आप व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हो, आप मैसेंजर कॉलिंग कर रहे हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहे हो, राइट। थ्रू दिस कॉन्टैक्ट कैन बी मेड विद एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी पूरे विश्व में किसी से भी आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं। आप इंडिया में बैठकर यूएस में बैठे हुए किसी अपने एक रिलेटिव या फ्रेंड के साथ में आप बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर बैठकर और किसी दूसरी कंट्री में आपके जो भी रिलेटिव हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, उनके साथ में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल बाई इंटरनेट, राइट। तो ये आप जरूर याद रखिए कि ये सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाए। अगर इंटरनेट नहीं होता तो फिर हम पुराने जैसे ही पोस्ट कार्ड, और इंडिया में ही हमको अगर कनेक्टिविटी बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, हम पहले पोस्ट कार्ड का यूज़ करते थे, हम पहले चिट्ठियाँ लिखा करते थे और उन चिट्ठियों को पहुँचने में ही इतना समय लगता था कि जिस पर्पज़ से वो चिट्ठियाँ लिखी गई हैं, वो पोस्ट कार्ड बनाए गए थे, वो पर्पज़ ही वहाँ पर ख़त्म हो जाता था। तो वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। अब वही प्रोसेस जो पहले 7 दिन, 10 दिन, महीने इतना टाइम कंजम्पशन करती थी, अब उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में इंटरनेट की सहायता से विद इन अ सेकेंड चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो ये इसके एडवांटेज ही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरनेट का जैसे जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है, हम चाहे इसमें एजुकेशन के ही पार्ट को ले लें या किसी दूसरे बिजनेस पार्ट को ले लें, हर जगह आप देखेंगे कि इंटरनेट के यूज़ के कारण धीरे धीरे पेपर का कंजम्पशन जो है वो कम होता चला जा रहा है और चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो इससे एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि पेपर जो है वो कम यूज़ किए जा रहे हैं, और पेपर कम यूज़ हो रहे हैं तो डिफॉरेस्टिंग होने की संभावना जो है वो कम होगी, पेड़ों की कटाई जो है वो कम होगी। हम जनरली टीवी वगैरह में उसी इंटरनेट पर हम एक ऐड देखते हैं और हम ये बोलते हैं कि यार पेपर को बचाओ, सेव द पेपर, और पेपर को बचाकर आप पेड़ को बचा सकते हैं, आप ट्रीज जो हैं वो उनको कटने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, तो एक याद रखिए कि इंटरनेट का यूज़ करके और कहीं ना कहीं ई फॉर्म में या ई पेपर का कॉन्सेप्ट जब से आया है, तब से हार्ड कॉपी जो है वो धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट कम हो रहा है, और जिसकी वजह से पेपर का कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है, और डिफॉरेस्टिंग की मतलब जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कंपनी जो है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है जिस पर वो व्यापार का विज्ञापन, लेन देन भी कर सकती हैं। अब देखिए ई कॉमर्स जो है वो एक बेहतर है, इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। ई फॉर्म जहाँ पर भी किसी भी चीज़ का होगा उसमें इंटरनेट का यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर कंपनियाँ जो हैं उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि टेलीविज़न का यूज़ करके या किसी भी तरीके से वो अपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करती थी, एडवर्टीज़मेंट कराती थी। अब वही एडवर्टीज़मेंट जो है वो इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से लोगों को तक पहुँचा पा रही हैं। पहले उन चीज़ों को सिर्फ वही ऑडियंस तक रीच हो पाती थी कंपनी की, जिन ऑडियंस के पास में टेलीविज़न और बाकी चीज़ें हुई थी। आज तो हर व्यक्ति के हाथों में कंप्यूटर और पाम कंप्यूटर जैसी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, और सबके पास में जियो जब से आया है और तब जब से ये चीज़ें बदली हैं और आपको मतलब भर भर के इंटरनेट जो है वो यूज़ करने के लिए मिल रही हैं, तब से चीज़ें जो हैं वो बदल गई और इतना यूज्ड टू हो गया है आज पीपल कि वो भोजन के बिना रह सकता है, खाने के बिना रह सकता है, लेकिन इंटरनेट जो है वो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है ना, और कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखेंगे, राइट। एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उससे फिर से सर्च करने में कम समय लगता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो आप क्या करो, आप उसको गूगल पर या GPT चैट पर सर्च कर रहे हो या अलग अलग तरीके से चीज़ों का यूज़ कर रहे हो।
एक चीज़ अगर आपने सर्च कर ली तो वहाँ पर अगर फिर से कुछ टाइम के बाद वैसी चीज़ या उसी चीज़ को आप सर्च करते हैं तो वो फिर और कम समय पर आपको आउटपुट जो है वो प्रदान करती है। पॉसिबल हो रहा है इंटरनेट के जरिए, राइट। एडवांटेज अगर गिनाने बैठेंगे, एडवांटेज अगर देखने जाएंगे तो आपको ही पता है कि वो पूरी लिस्ट या मतलब सेक्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो एडवांटेज है शायद वो खत्म ना हो पाए। तो इसलिए हम इतने तक ही रखते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके नेगेटिव साइड की, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज की। अब ये डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर लाभ नहीं, ये हानि होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए कि वायरस सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही प्रभावित नहीं करता है, ठीक। वायरस जो है जैसे आप कोविड जानते हैं, तो जैसे ह्यूमन के लिए वायरस होता है वैसे ही कंप्यूटर के लिए भी वायरस होता है, और ह्यूमन बीइंग के जैसे ही कंप्यूटर को भी वायरस जो है वो प्रभावित करता है, बस दोनों के लिए वायरस की कैटेगरी अलग अलग होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिसएडवांटेज, तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वायरस को बढ़ोतरी देती है, और उसी वायरस के कारण से आपका कंप्यूटर, आपका डेटा जो है उसको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाया जाता है। तो ये एक पहला नुकसान जो है वो उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक। दूसरा अगर हम देखें तो एक ये समस्या जरूर इसमें देखने को मिलती है कि जब मैं आपको टोपोलॉजी पढ़ा रहा था तो वहां पर मैं आपको बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रिंग टोपोलॉजी है, राइट। अब रिंग टोपोलॉजी में मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 कंप्यूटर, 4 नोड जो हैं वो एक दूसरे से नेटवर्क में कनेक्ट हैं। अब 1, 2, 3 और 4, अब यहाँ पर हर नोड जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ए के जरिए मैसेज का ट्रांसमिशन जो है वो किसको हो जाए, ए के जरिए मैसेज का ट्रांसमिशन 4 को हो जाए, मतलब 1 के जरिए मैसेज का ट्रांसमिशन 4 को हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। ये ट्रांसमिशन कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा। तो ये जो मैसेज है ना वो 2, 3, 4 उसके बाद 4 तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर 1 का मैसेज जो 4 को जाना चाहिए था वो 2 और 3 दोनों के पास में जा रहा है। तो यहाँ इंटरनेट के अगर फायदे हैं, कनेक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये डेटा चोरी होने की संभावना जो है वो भी बनी रहती है। अब आप बोलेंगे कि सर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और अलग अलग प्रकार से डिकोड इनकोड हम टेक्निक यूज करेंगे, तो वो उसी लिए यूज किया जा रहा है ताकि आपका डेटा चोरी ना हो। तो संभावना है, इसलिए हम इसको ड्रॉबैक के फॉर्म पर देखते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी के कारण आपका जो भी मैसेज है, जो भी डेटा है, वो डेटा कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है, कहीं ना कहीं चुराया जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ जो है वो देखिए, बहुत सारी जानकारी जांची नहीं जाती और गलत या संगत भी हो सकती है। इंटरनेट पर सामान्य तौर पर एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो ये समझ में आता है कि कभी कभी लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, या कभी कभी सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कंपेनिंग चलाने के लिए, या किसी भी प्रकार का मतलब आप देखिए नेगेटिव साइड या नेगेटिव ऑब्जेक्टिव के साथ में मैसेज जो है वो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। अब हम इंटरनेट पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वहाँ से अगर कोई चीज़ आ गई है तो आपको लगता है कि ये चीज़ें 100% सत्य हैं, तो आप उसको बिना पढ़े ही, बिना जांचे ही आप क्या करने लगते हो, सर्कुलेट करने लगते हो, राइट। तो ये क्या है, ये एक सबसे बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। और यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि मैसेज को या जो डेटा है उसकी जाँच किए बिना हम उसको क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, हम इंटरनेट पर क्या फैलाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें नहीं हैं उस तरीके की चीज़ों को भी फैलाया जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर से 370 जो है वो हटाया गया, तो जैसे सरकार क्या करती है, सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई चीज़ें करना है तो वहाँ पर वो सोचती है कि यार किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, किसी भी प्रकार की गलत मैसेज जो है वो फॉरवर्ड ना हो, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाए। तो वहाँ पर क्या हो रहा था ना कि सरकार के विपक्ष ये बोला जा रहा था कि सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और यहाँ पर वो 370 हटाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर अत्याचार जो है वो कर रही है। तो इस तरीके के मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। अब वहाँ कितनी सच्चाई है वो किसको ही पता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियाँ इस प्रकार की होती हैं जो सही है नहीं है उसकी जांच के बिना ही वो सर्कुलेट होती रहती हैं। इंटरनेट का एक और नुकसान है जो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक तो ये है कि डेटा को चोरी करके उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। कभी कभी टेररिज्म जैसी चीज़ों पर भी डेटा अगर चोरी होता है और जो टेररिस्ट हैं वो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के डेटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक के तरीके से है।
साइबर धोखेबाजी क्रेडिट डेबिट कार्ड की समस्त जानकारी को चुराकर गलत उपयोग करते हैं। आपको एक लिंक भेजी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और उस पर क्लिक करते ही आपके अकाउंट पर 2 करोड़ रुपए जो हैं वो आ जाएंगे। इस तरीके के मैसेज आपको जा रहे हैं। आपके मैसेज आ रहे हैं कि बताइए कि भीमबेटका जो है वो इसमें से किस जिले पर है। तो आपको लगता है कि यार इतनी चीज़ों को बताकर और नीचे लिखा होता है इस सवाल का जवाब देकर आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ना, आपको लगता है कि यार बस एक क्लिक, एक सही जवाब देकर हम क्या कर सकते हैं, हम लखपति बन सकते हैं, हम करोड़पति बन सकते हैं। जब फिशिंग की एक टेक्निक होती है इंटरनेट पर, जब आप देखते हो तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं फिशिंग के जरिए आपको फंसाया जाता है। इंटरनेट पर आपको ये देखा जाता है, पहले तो ये देखा जाएगा कि इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट के माध्यम से आपको अट्रैक्ट करने का कोशिश किया जाएगा अगले कुछ मिनट में। और अगर आप अट्रैक्ट हो गए तो वहां पर फिर आपके बैंक खातों को खाली होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए तो सरकार ऐड कराती है कि अपने पिन को, आपके एटीएम का पिन, आपके अकाउंट डिटेल को बैंक कभी नहीं मांगता, किसी से भी शेयर मत करिए। तो ये इसी लाइन के कारण यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये जो साइबर फ्रॉड जैसी कंडीशन आप देख रहे हो, इसी साइबर फ्रॉड के कारण इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बैंक खातों को सुरक्षित रखें, राइट। अगला अगर मैं बात करता हूं तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद में अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट की बात करूं कि इंटरनेट पर किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, किस प्रकार के तत्व होते हैं, तो आपको 3 चीजें दिखेंगी, राइट। अगर मैं बात करता हूं किसकी, एलिमेंट ऑफ इंटरनेट, तो यहाँ पर आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। एक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या होता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि सर्वर क्या होता है। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि नोड क्या होता है। तो सर्वर की अगर हम बात करें तो सर्वर हम उस सिस्टम को बोलते हैं, सर्वर हम उस कंप्यूटर को बोलते हैं, या उस एक तरीके से उसको, उस नोड को बोलते हैं जहां पर मल्टीपल क्लाइंट जो हैं वो उससे कनेक्ट होते हैं, या जहां पर क्लाइंट जो हैं वो उससे कनेक्ट होते हैं। तो जिससे कनेक्टिविटी होती है वो सर्वर कहलाता है, जो कनेक्टिविटी करते हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं, राइट। और इंटरनेट पर जो भी जुड़े हुए हैं वो सब नोड कहलाते हैं, अब चाहे वो सर्वर हो चाहे वो क्लाइंट हो, राइट। तो इंटरनेट पर जितने भी सिस्टम कनेक्ट हैं वो सबके सब नोड कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि आपके मैं यहाँ पर लाइव क्लास ले लूँ, तो आपकी और मेरी जो कनेक्टिविटी होगी वो इंटरनेट के जरिए होगी। तो मैं यहाँ पर एज अ सर्वर हो जाऊंगा, आप उसी नेटवर्क पे आप क्लाइंट हो जाएंगे, और इसी नेटवर्क पर मैं भी नोड हो जाऊंगा, मेरी भी डिवाइस नोड हो जाएगी और आपकी भी डिवाइस जो है वो नोड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीजें 3 प्रकार की, एलिमेंट जो है वो 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक क्लाइंट होगा, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो सर्वर देखने को मिलेगा, और तीसरा अगर मैं बात करता हूँ तो नोड। तो नोड किसको बोलते हैं, इंटरनेट पर कनेक्ट कोई भी सिस्टम, चाहे वो सर्वर के फॉर्म पे हो चाहे वो क्लाइंट के फॉर्म पे हो, वो नोड ही कहलाता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको पता कैसे चलेगा कि सर जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सामने वाला नोड है, उसका आखिर एड्रेस क्या है। तो जैसे हर व्यक्ति का अपना एक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस पर हम उससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट पर भी हर नोड का एक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस के माध्यम से हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसी एड्रेस को बोला जाता है URL, उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अगर आप देखोगे तो किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। तो इंटरनेट पर किसी सर्वर या सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला जो पता होता है, जो एड्रेस होता है, वही क्या कहलाता है, URL कहलाता है। अब इसी URL में अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और हर सर्वर का अपना एक URL होगा, ठीक है। और अगर हम उस सर्वर से कनेक्टिविटी चाहते हैं तो हम उस URL के जरिए वहां पर क्या कर सकते हैं, हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं URL बोलूं तो मैं ये बोलता हूं कि www.mppsc.nic.in। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस है ये क्या कर रहा है, ये MPPSC से कनेक्टिविटी के लिए एक एड्रेस बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरी चीज है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं URL, राइट। तो इस तरीके से आप MPPSC की साइट से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। अब अगर मैं पार्ट ऑफ URL की बात करूं, अगर मैं उस पूरे URL जो मैंने यहाँ पर लिखा है उस पूरे URL की बात करता हूं, तो वहां पर आप उसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। अब वहां पर किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल, राइट। सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल। तो
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, प्रोटोकॉल। जैसे मैं एक सीक्वेंस बना देता हूँ कि चलिए अगर हम URL का पार्ट देखें तो सबसे पहले आएगा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के बाद में यहां पर आपको मिलेगा सर्वर नेम, सर्वर नेम के बाद में यहां पर आपको मिलेगा फाइल पाथ, और फाइल पाथ के बाद में यहां पर आपको मिलेगा फाइल नेम। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपका जो पूरा का पूरा URL है वो 4 अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया। तो यहां पर जो URL है उसका सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, वो हो गया प्रोटोकॉल, राइट। अब प्रोटोकॉल का मतलब आपको पता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक प्रकार का नियम। तो ये बताता है कि यहाँ पर ये किस तरीके से, किस नियम के आधार पर चीजें, किस नियम पर आधार पर ये कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी और किस तरीके से काम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक URL जो है वो मेंशन है, इस URL में सबसे पहला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, ये तो क्लियर है ना कि आपका URL जो है वो क्या कहला रहा है, URL जो है वो आपका एक एड्रेस है। जैसे एक इंडिविजुअल का एड्रेस होता है, ह्यूमन बीइंग का एड्रेस होता है, उसी तरीके से इंटरनेट पर हर नोड का एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप उसकी पहचान सकते हो, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो आसानी से कर सकते हो, डेटा ट्रांसमिशन आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये एक URL दिखाई दे रहा है ना, URL कट गया है, थोड़ा सा इसको साफ कर ले अपन। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक URL दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पता चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है HTTP। अब ये HTTP क्या है, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल होता है वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल आपको दिखाई दे रहा है सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए, वो कौन सा है, वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और इसी प्रोटोकॉल में सबसे पहले पूरा का पूरा भाग क्या कहला रहा है, URL कहला रहा है। और इसी प्रोटोकॉल में ये रूल है, ये प्रोटोकॉल है जो बताएगा कि चीजें किस प्रकार से वर्क करेंगी, किस प्रकार से सर्वर काम करे, किस प्रकार से कनेक्टिविटी होगी, और इस कनेक्टिविटी का नियम जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहला भाग आपको समझ में आ गया कि प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल अ ग्रुप ऑफ रूल्स एंड मेथड्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू नोड्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, है ना। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि क्या है, ये रूल या और मेथड है जिसके माध्यम से मल्टीपल कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी जो है या डेटा ट्रांसमिशन जो है वो किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आता है यहाँ पर सर्वर नेम। जैसे हर किसी का एक नाम होता है, उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बोला कि एक सर्वर नेम होता है, और उस सर्वर नेम के जरिए ही आप क्या कर सकते हो, आप वेब ब्राउजर के माध्यम से कनेक्टिविटी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए कि सर्वर नेम जो है वो वेब ब्राउजर द्वारा एक्सेस किया जाता है, और इस भाग में बताएगा सर्वर में ही वांछित वेब पेज जो है वो स्टोर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको चाहिए कि MPPSC ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला उस नोटिफिकेशन की लिस्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए, तो ये एक वेब पेज है। इस वेब पेज को आपको अगर एक्सेस करना है तो इस वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इसके सर्वर पर आपको जाना पड़ेगा, और उसका सर्वर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि MPPSC से रिलेटेड जो भी वेब पेज होगा उस वेब पेज के लिए ये क्या हो जाएगा, ये सर्वर हो जाएगा, और इसी सर्वर में आपको डिफरेंट वेब पेजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इंटरनेट पर जो भी पेज होते हैं उनको हम वेब पेज बोलते हैं। तो कि हर सर्वर के अंदर मल्टीपल पेजेस जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि MPPSC है तो इसने बोला कि नोटिफिकेशन, इसने ये बोला रिजल्ट, इसने ये बोला वैकेंसी, ये अलग अलग प्रकार से चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी। और यह बोला अबाउट अस। तो ये क्या हो गया, ये वेब पेज हो गए, और यहाँ पर सर्वर क्या हो गया, MPPSC हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो सेकंड पार्ट होता है वो सर्वर नेम होता है, और वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी वेब पेज की कनेक्टिविटी या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपको उस सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, और यहाँ पर वेब ब्राउजर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इस सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी कर सकते हो। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप फाइल पाथ का एड्रेस डालोगे। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप फाइल पाथ डालते हो। फाइल पाथ मतलब कि फाइल, जिस फाइल को आपको एक्सेस करना है वो फाइल का आखिर रास्ता क्या है, वो फाइल आखिर सेव कहाँ पर है। तो आप क्या करते हो, आप फाइल पाथ डालते हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि ये तो हो गया आपका प्रोटोकॉल, ये हो गया आपका सर्वर नेम, ये हो गया आपका फाइल पाथ,
राइट। और ये बता रहा है कि भाई कहाँ पर आपके डिवाइस में कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो स्टोर हैं। तो यहाँ पर देखिए तो डिवाइसेस और इनपुट, ठीक। तो ये क्या बता रहे हैं, ये रास्ता बता रहे हैं कि जिस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए किस रास्ते से जाना पड़ेगा। और फोर्थ पार्ट इसमें अगर आप देखेंगे तो फोर्थ पार्ट आपको दिखाई देता है किसका होता है, फोर्थ पार्ट जो होता है वो होता है फाइल नेम का। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फाइल नेम जो है वो क्या हो गई, वो keyboard.html हो गई। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से देखने को मिलेगी और 4 पार्ट में आपका पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रोटोकॉल आएगा, प्रोटोकॉल के बाद में सर्वर नेम आएगा, सर्वर नेम के बाद में जिस फाइल को एक्सेस करना है उस फाइल का रास्ता या उस फाइल का पाथ जो है वो देखने को मिलेगा और फाइनली जो है वो फाइल नेम आएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो बताया जाता है। उसी एड्रेस को हम URL कहते हैं और URL जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आपने उसको देख लिया है ना। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इंटरनेट पर अभी ये टॉपिक जो है वो मतलब अगर मैं बोलूँ पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है तो ये सही होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। साइबर सिक्योरिटी भी इसी का पार्ट माना जाता है, राइट। कुछ और भी चीज़ें हैं, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर जो है वो भी इसी का पार्ट माना जाता है। तो टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, आपको बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो, इसलिए हम इसको पार्ट में करके देख रहे हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। एईसी की अगर हम बात करें, एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको प्रहार बैच में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फॉर्म में, हाइब्रिड फॉर्म में आपको चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ और है आपके लिए, जो टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म पर है, आप अपनी पढ़ाई की, अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 54 टेस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो ये एक टॉपिक था हमारा इंटरनेट का, ठीक है। आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।